Hello friends, good morning all of you. Today we discuss about the politics science lecture 2. हमने जैसा कि पिछले अध्ययन किया कि राज्य और राज्य की क्या परिभाषा है, राजनीति की क्या परिभाषा है पॉलिटिकल थ्योरी में। अभी हम कुछ स्टेप्स पढ़ेंगे, यानी कि कुछ दार्शनिकों की बातें पढ़ूंगा जिन्होंने राज्य के बारे में कुछ न कुछ शब्दों के द्वारा उल्लेखित किया है। पहले तो हम सोच रहे हैं कि ये आपके सामने आ गया, आप जैसा दिख रहा होगा कि स्पेंसर ने राज्य को ज्वाइंट स्टैम्प कंपनी के रूप में बताया है। ये एक ऐसी व्यापारिक संस्था के रूप में इसको बताया कि जो लोगों की परस्पर सुरक्षा का आश्वासन लेके चलती है और न्याय की व्यवस्था की। बर्क ने भी बोला कि राज्य कोई काली मिर्च, कॉफ़ी, वस्त्र या तंबाकू इस प्रकार का तुच्छ वस्तुओं का व्यापार की चीज़ नहीं है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। हीगल आदर्शवादी थे। उन्होंने आंतरिक नैतिक विकास पर जोर देते थे। राज्य को नैतिक भाव का मूर्त रूप बताया है। इसमें वस्तु रूप से आत्मा और दृढ़ स्वतंत्रता का मिश्रण होता है। लेनिन ने क्या बोला है? लेनिन ने राज्य को दमन की विशेष अवस्था बताया है। चूँकि लेनिन, आपको पता होना चाहिए कि ये मार्क्स से विचारधाराओं के थे, तो मार्क्स को राज्य की भावनाएं पसंद नहीं थी। मैकाइवर के अनुसार राज्य कानून का शिशु और जनक दोनों है। अरस्तु क्या मानते हैं? अरस्तु मानते हैं अच्छे नागरिक ही अच्छे राज्य का निर्माण करते हैं, जबकि बुरे नागरिक बुरे राज्य का निर्माण करते हैं। प्लेटो ने राज्य को व्यक्ति का बृहद रूप माना। लेनिन के अनुसार राज्य होगा तब स्वतंत्रता नहीं होगी, जब स्वतंत्रता होगी तो राज्य नहीं होगा। अच्छा, रूसो ने राज्य को बॉडी पॉलिटिकल कहा है। बेंथम ने राज्य को कानून का विधायक कहा है। राज्य कानून का विधायक है। ब्लेंसडी ने राज्य को मानव शरीर का हुबहू रूप माना है। वह राज्य के पुलिंग और चर्च को स्त्री का विशेषताओं की सीमा तक पहुंच गए थे। रूसो ने सरकार को राज्य का एक जीवित उपकरण माना है। तो यानी राज्य का सरकार जो है राज्य का एक जीवित उपकरण है, ये तो बात फैक्ट है। ये रूसो से रिलेटेड है। बार्कर के अनुसार राज्य एक सावयव नहीं बल्कि सावयवों की भांति है, यानी अंग और अंगी नहीं है। बात तो सत्य है कि कोई अंग और अंगी सावयव का मतलब ऑर्गेनाइजेशन रिलेशंस नहीं है कि उसकी कोई हाथ है पैर है, बट उसकी तरह है। मार्क्स ने भी कुछ बातें बोली हैं। मार्क्स के अनुसार राज्य एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग के शोषण का उपकरण है। क्योंकि आपको पता ही है कि मार्क्स की जो भावना विचारधाराएं थे वो राज्य के विरुद्ध थे। स्पेंसर ने बताया कि राज्य का पार्श्विक शक्ति की अभिव्यक्ति है। स्पेंसर वैसे भी वैज्ञानिकवाद के समर्थक हैं। व्यक्तिवाद स्वतंत्रता में निहित है। व्यक्तिवादी जो लोग थे उनकी क्या विचारता थी? वो राज्य को साधन मानते थे। उदारवादी लोग राज्य को साधन और साध्य दोनों मानते थे। समाजवाद, फासीवाद राज्य के साध्य के रूप में देखते थे। राज्य और राष्ट्र में क्या अंतर है? ये भी फैक्ट आपको पता होना चाहिए। भारत के अगर परिप्रेक्ष्य में लिया जाए तो हम राष्ट्र कब थे और राज्य कब थे? स्वतंत्रता के पहले हम एक राष्ट्र थे, राज्य नहीं थे। स्वतंत्रता के बाद यह राज्य बन गया। राष्ट्र प्लस संप्रभुता से राज्य का निर्माण होता है। दैट इज़ द वेरी इम्पॉर्टेंट। राष्ट्र और उस राष्ट्र के पास में अपनी संप्रभुता हो तो वह राज्य का निर्माण करता है। राज्य एक भौतिक तत्व है जो सुरक्षा, शांति, न्याय स्थापना करता है। ये लोगों की बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करता है। राष्ट्र में विभिन्न धर्म और भाषा के लोग परस्पर रह सकते हैं। कब रह सकते हैं? जबकि उनकी निष्ठा एक जगह हो। उनकी निष्ठा एक जगह होनी चाहिए, यानी
राष्ट्रीयता उनके अंदर होनी चाहिए और देश सर्वोपरि है, ऐसी भावना होनी चाहिए। गिलक्राइट्स ने भी एक अपनी बात बोली है कि राष्ट्रीयता योगित राष्ट्र को राज्य कहते हैं। ग्रीन क्या कहते हैं? ग्रीन ने राष्ट्र निहित, राज्य में राष्ट्र निहित है, इसी प्रकार राज्य राष्ट्र को एक विशिष्ट रूप से संगठित करने का प्रयास करता है। जेएस मिल क्या कहते हैं? एक ही राष्ट्रीयता होनी चाहिए, एक राज्य में एक ही राष्ट्रीयता होनी चाहिए, यह जेएस मिल ने बोला। यह दशा स्वतंत्रता के लिए आवश्यक है। जिन राज्यों में एक से अधिक राष्ट्रीयता होती है उसमें स्वतंत्र संस्थाओं का निर्माण संभव नहीं है। लॉर्ड कर्जन ने क्या बोला? एक राष्ट्र राज्य के सिद्धांत की दो धारी तलवार कहा। बेनेडिक्ट एंडरसन ने राष्ट्र को एक कल्पित समुदाय बोला। जिमरन के अनुसार राष्ट्र को आध्यात्मिक रूप में देखा। राष्ट्र और समाज में क्या अंतर है? यह भी, राज्य और समाज में क्या अंतर है? समाज पूर्ववर्ती है, यानी समाज पहले से है, उसको किसी ने बनाया नहीं, वह धीरे धीरे अपनी परंपरागत ऐतिहासिक सांस्कृतिक बहुमूल्यों के साथ में बनी हुई है। राज्य पाश्चात्यवर्ती है, यानी राज्य को बनाया गया है, समाज का ही एक भूभाग है राज्य। समाज भूक्षेत्र निश्चित नहीं होता, जबकि राज्य का भूक्षेत्र निश्चित होता है। समाज के पास संप्रभुता नहीं होती है और राज्य के पास संप्रभुता होती है। समाज का कार्य व्यापक है, जैसे कि उसमें सभी प्रकार की विधाएं आती हैं, सांस्कृतिक है, मेल जोल है, भाषा है, इतिहास है, परंपराएं हैं, जबकि राज्य कार्य क्षेत्र सीमित है, इसका कार्य राजनैतिक है। समाज ग्रामीण शहरी कुछ भी हो सकता है, राज्य सदैव कैसा होता है? राष्ट्रीय होता है। यूनानियों ने राज्य के लिए पॉलिटिस शब्द का प्रयोग किया था, पॉलिस शब्द का प्रयोग किया था, जबकि रोमानियों ने सिविटास शब्द का प्रयोग किया था। ये आपको पिछले लेक्चर में भी मैंने पढ़ाया था। अभी मैं आपको राजनीतिक सिद्धांत क्या है और इसके बारे में बताता हूँ कि राजनीतिक सिद्धांत सार्वजनिक हित के विषय में किए गए कार्यों का एक क्रमबद्ध अध्ययन है, जिसे राजनीतिक सिद्धांत कहते हैं। राजनीतिक सिद्धांत दो तरह के होते हैं, एक राजनीतिक दर्शन होते हैं, एक राजनीतिक विज्ञान होते हैं। अब राजनीतिक दर्शन और विज्ञान में क्या अंतर है? राजनीतिक दर्शन जो होता है वो चिंतन मूलक पद्धति पर आधारित होता है, यह मूल्यों पर आधारित होता है। और राजनीतिक विज्ञान क्या होता है? यह अनुभव मूलक पद्धति पर आधारित होता है, यह तथ्यों का अध्ययन करता है और तथ्यों के अध्ययन पर बल भी देता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। राजनीति सिद्धांत का सबसे व्यापक अवधारणा आधुनिक काल में आई। 16वीं से 19वीं शताब्दी में व्यापक महत्व रहा। अरस्तु ने राजनीति शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था। विलियम गॉडविल ने राजनीति विज्ञान शब्द का प्रयोग किया। राजनीति विज्ञान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? विलियम गॉडविल ने किया है। और राजनीति का विज्ञान सबसे पहले किसने किया? पोलक ने। संभाव्य कला किसने बताया? बिस्मार्क ने बताया। जो जैसे आदर्शवादी दृष्टिकोण थी, जो उसमें दर्शन थी, नकारात्मकता थी। राजनीतिक सिद्धांत व्यक्तिवादी थी और राजनीतिक सिद्धांत जो 20वीं शताब्दी में आई वह समूहवादी हो गई, सकारात्मक हो गई, आधुनिक हो गई। सिद्धांत में क्या होता है? सिद्धांत में दर्शन प्लस विज्ञान दोनों का समन्वय होता है। सर फ्रेडरिक पोलक ने राजनीतिक सिद्धांत के दो पक्षों को बताया है, सैद्धांतिक पक्ष, व्यवहारिक पक्ष। सैद्धांतिक पक्ष जिसमें मूल समस्याओं का अध्ययन राज्य से सैद्धांतिक पक्ष वो होते हैं जिसमें दार्शनिकता पे जोर दिया जाता है, मूल समस्याओं पे नहीं, उनकी आदर्शवादिता पे ध्यान दिया जाता है। व्यवहारवाद क्या है? व्यवहारिक
पक्ष है, यानी कि उसमें क्या समस्या है उसके वर्तमान सलूशन के बारे में विचार किया जाता है, राज्य के क्रियाकलापों के बारे में बात किया जाता है, जबकि सैद्धांतिक पक्ष में भविष्य के बारे में चर्चा किया जाता है। राजनीतिक दर्शन कैसा है? चिंतन मूलक है, निगमन पद्धति पे है, जबकि राजनीतिक विज्ञान ये राजनीतिक दर्शन संस्थाओं के अध्ययन पर बल देता है। इसमें तर्क वितर्क के द्वारा हम निष्कर्ष पे पहुंचते हैं। तो यहाँ पे आपको एक चित्र मिल रहा है जिसमें आदर्शवादी और राजनीतिक दर्शन में परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत क्या है उसके बारे में बताया गया है। ये परंपरागत जो राजनीतिक सिद्धांत थी वो 16वीं से 19वीं शताब्दी के बीच तक रही है। परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत आदर्शवादी थी, नैतिक मूल्यों का अध्ययन करती थी, व्यक्तिवादी थी, व्यक्तिनिष्ठ थी, परंपरागत पद्धतियों पर बल देता था, दार्शनिक पद्धति, ऐतिहासिक पद्धति, कानूनी पद्धति, संस्थात्मक मानकीय पद्धति। परंपरागत उपागम पर बल देना ये इनका पक्ष था, और उपागम मतलब एक विधि होती है। राजनीतिक दर्शन क्या है? ये चिंतन मूलक पद्धति पे मतलब यही लोग हैं। परंपरागत में राजनीतिक दर्शन था, चिंतन मूलक पद्धति, संस्थाओं के अध्ययन पे बल था, स्वायत्त नहीं बल्कि अपनी सामग्री के दर्शन, इतिहास, कानून आदि से प्राप्त करते थे। अब पद्धति क्या होती है? पद्धति एक कन्वेंशन की तकनीकी है। उपागम क्या है? पद्धति प्लस केंद्रीय समस्या है। तो अभी हम राजनीतिक दर्शन और राजनीतिक विज्ञान के बारे में विश्लेषण करेंगे, क्या क्या डिफरेंसेस है दोनों में और क्या कैसे परिभाषित है। जैसा कि अभी बताया आपको राजनीतिक दर्शन के बारे में, यह 19वीं शताब्दी तक रहा, परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत रहा, आदर्शवादी दृष्टिकोण रहा, संस्थाओं के अध्ययन पर बल दिया, और यह आदर्शों में खोया रहा, अतीत के अध्ययन पर खोया रहा। इसमें चिंतक मूलक पद्धति को बल मिला, जिसमें चिंतन है वही दर्शन है, ऐसा इनकी भावना रही। राजनीतिक विज्ञान क्या था? इसका विपरीत रहा, 20वीं शताब्दी से प्रारंभ हुआ। आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत जो हैं वो इसी राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत आते हैं। इसकी दृष्टिकोण आदर्शवादी नहीं बल्कि वैज्ञानिक हो गई। यह संस्थाओं के अध्ययन पर बल नहीं दिया बल्कि इसने मनुष्यों के स्वभाव के अध्ययन पर बल दिया। यह वास्तविकता पर जोर दिया, आदर्शों पर जोर नहीं दिया। यह भविष्य में खोज में रहा, जबकि यह अतीत के अध्ययन में खोया हुआ था। इसने अनुभव मूलक पद्धति पर बल दिया, जो अनुभव है वही विज्ञान है। अब हम परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत पे आधारित कुछ कथन हैं जिसको आपको याद होना चाहिए। जैसे विलोबी ने क्या बोला? विलोबी ने बोला कि राजनीति शास्त्र राज्य, सरकार और कानून की व्याख्या करता है। पॉल जैन ने क्या बोला? पॉल जैन ने बोला कि राजनीति विज्ञान समाज विज्ञान का वह अंग है जो राज्य के मूल आधार व शासन के सिद्धांतों की व्याख्या करता है। गेटल ने क्या बोला? राजनीति विज्ञान हमें यह बताता है पिछले समय में राज्य का क्या स्वरूप रहा है और इस समय इसका क्या स्वरूप है और इसका आदर्श स्वरूप क्या होना चाहिए। गेटल ने एक और परिभाषा दी, राजनीति विज्ञान राज्य के अलावा अन्य किसी सामाजिक संस्था या प्रक्रिया का अध्ययन नहीं करता। गेटल पुनः कहते हैं, राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राज्य के अतिरिक्त वर्तमान, भविष्य व राजनीतिक संगठन, राजनीतिक मूल तत्वों का अध्ययन किया जाता है। अरस्तु ने भी राजनीति विज्ञान को सर्वश्रेष्ठ विज्ञान की संज्ञा दी। लास्की ने राजनीति और राजनीति विज्ञान में कोई अंतर नहीं मानते थे। यह बहुत इम्पोर्टेंट है। पोलक बोलते हैं कि राजनीति शास्त्र उसी प्रकार से एक विज्ञान है जिस प्रकार से नीति विज्ञान। अर्नेस्ट ब्रेन ने राजनीति किसी परेशानी को ढूंढने, उसे खोज निकालने के उसी प्रकार कार्य करता है, चाहे उसका अस्तित्व हो या ना हो। उसकी गलत व्याख्या बताने या हल निकालने की कला है।
एक तरह से कमेंट्स है इनका राजनीति विज्ञान के बारे में कि किसी परेशानी से ढूंढने की खोज निकालना उसी प्रकार से जैसे उसका कोई अस्तित्व हो या ना हो तो भी वो कर देगा। जब मैं मिडलैंड ने क्या बोला, जब मैं राजनीति विज्ञान का शीर्ष के अंतर्गत अच्छे प्रश्नों को देखता हूँ तो मुझे प्रश्नों पर नहीं शीर्षक पर खेद होता है। चार्ल्स बेयर ने राजनीति विज्ञान का होना चाहिए न संभव है, न राजनीति विज्ञान का होना न संभव है न वांछनीय है, चार्ल्स बेयर ने बोला। लॉर्ड ब्राइस ने राजनीति विज्ञान मौसम विज्ञान की तरह अनिश्चित और एक अनिश्चित विज्ञान बताया। बकेल ने बोला ज्ञान की वर्तमान दशाएं राजनीति विज्ञान का होना तो दूर कला कहलाने में भी सबसे पिछड़ा हुआ है। कैटलिन ने भी कुछ अपने को कहा किसी को स्वीकार रूप में राजनीति विज्ञान जैसा कोई वस्तु नहीं है। ब्लेट्सली, गार्नर, गुडनाउ, लॉर्ड एक्टन, जकारिया ने केवल राज्य को ही राजनीति विज्ञान का क्षेत्र माना। सीले, लिकॉक जैसे लोगों ने सरकार का अध्ययन ही राजनीति क्षेत्र के अंतर्गत होना चाहिए। इस तरह से कुछ परिभाषाएं हैं जो आपको पता होनी चाहिए। अब हम अध्ययन करेंगे कि आधुनिक विज्ञान की कैसे चली उत्पत्ति। तो आधुनिक विज्ञान का उपागम जो है वो कहाँ पे हुआ, वो शिकागो के विश्वविद्यालय में हुआ, जिसमें मनुष्यों की राजनीतिक व्यवहार पर बल दिया जाने लगा। अच्छा, विज्ञान इज ए पावर, इसलिए शिकागो विश्वविद्यालय में जिस वैज्ञानिक राजनीति का जन्म हुआ उसे शक्तिवादी राजनीति यानी पावर पॉलिटिक्स के नाम से जाना गया। आज हम यह टेक्नो प्रो राजनीति की बात करते हैं जिसमें व्यवहारवादी राजनीति पैदा हुई। एक्चुअल में व्यवहारवादी राजनीति का प्रारंभ प्रथम विश्व युद्ध के बाद से हो गया था, लेकिन यह व्यापक व्यवहार में 1950 से प्राप्त हुआ। शुरुआत इसकी शिकागो विश्वविद्यालय में हुई। इसके जनक के रूप में चार्ल्स मेमोरियम के नाम आते हैं। इन्होंने संस्थाओं के अध्ययन पर बल नहीं दिया बल्कि मनुष्यों के राजनीतिक और बल को समझने का प्रयास किया। इन्हें अनुभव मूलक पद्धति पर बल दिया। अब आपको ये बताना है कि जो राजनीति विज्ञान है वो अनुभव मूलक पे है, तो परंपरागत विज्ञान किस मूलक पे था। इसे प्राकृतिक वैज्ञानिक करने का प्रयास किया। आर्थर मेंडल ने बोला कि द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट नामक एक पुस्तक में सामूहिक विचार दिया हुआ है। ग्राहम बेल ने ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स नाम से एक बुक लिखा। आधुनिक उपागम के अग्रदूत आर्थर मेंटेले और ग्राहम वेलास दोनों हैं। व्यवहारवादी आंदोलन को आगे बढ़ाने में संगठनों का भी हाथ रहा, जैसे अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन एंड सोशल साइंस रिसर्च काउंसिल ने अपनी भूमिका निभाई है।